हाँ जी। जय जिनेंद्र। दोस्तों, आज हम लोग न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके अंदर आपके 8 चैप्टर्स हैं, 8 लेसन्स हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहला बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। फिर जी नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। फिर इंडियन यूनियन बजट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद फिर एंटरप्रेन्योरशिप और एनवायरनमेंट से बात कर रहे हैं लोग। तो जी एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है गाइस, अगर हम नंबर ऑफ पेजेस देखें तो लगता है कि बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअली में बहुत सारी क्लासेस लगेगी और बहुत सारे ऐसे न्यू कंसेप्ट्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं जो आपने पहले कभी सुने ही नहीं होंगे। तो समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, हमें रट्टा नहीं मारना। आपके जो एग्ज़ाम्स होने हैं वो MCQs बेस्ड हैं। मतलब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शंस दी जाएगी, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करनी है। और देखिए, MCQs बेस्ड पेपर्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, तभी आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर पाओगे। आपको रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है, हर चीज़ को समझना है, डीपली समझना है। ठीक है, तो जो आपके इन पेजेस में दिया हुआ है सिर्फ वहीं से पेपर नहीं आने वाला। क्लियर कट लिखा है रेफरेंस बुक कि यू मे रेफर दीज बुक्स। इसका मतलब कि दीज बुक्स आर नॉट एग्जॉस्टिव, नॉट कंक्लूसिव। सब कुछ सिर्फ इन्हीं में से नहीं आएगा। अगर हमने कोई वर्ड लिख दिया है तो उस वर्ड के आसपास से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो मैटर इस बुक में दिया हो या ना दिया हो। ठीक है, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको एक बार मैं बता दूं कि हम लोग CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहे हैं। दीप ज्ञान क्लासेस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप सर्च करेंगे बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा चैनल है आपकी स्क्रीन पे। हम लोग एट प्रेजेंट CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 की वीडियोस भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की वीडियोस भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सेकंड थिंग, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा जो CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि जितने भी नोट्स हैं, जितने भी MCQs हैं, हम वहीं पर शेयर करेंगे। फर्दर आप लोग हमसे कनेक्टेड रहेंगे। आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, प्रोफेशनल किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उसमें हम लोग आपकी हेल्प कर पाएंगे। ठीक है जी। अब जी, अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं, दोबारा से मैं दिखाता हूं आपको। अगर हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अच्छा, वो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा हर वीडियो की, तो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा। 1 मिनट। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है, फर्स्ट लेसन, दैट इज बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। तो इन लोगों ने क्या किया है, आपका जो रेफरेंस स्टडी मटेरियल है, इन लोगों ने डायरेक्टली थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से स्टार्ट कर दिया और इकोनॉमिक्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। मतलब स्टूडेंट को हाईलाइट ही नहीं किया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है या इस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना होता है। ठीक है, जबकि एट प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि हर स्टूडेंट, चाहे वो साइंस साइड का हो, चाहे वो कॉमर्स साइड का हो, चाहे वो आर्ट साइड का हो, चाहे वो आफ्टर 12th कर रहा है, चाहे वो आफ्टर ग्रेजुएशन कर रहा है, चाहे वो आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, हर स्टूडेंट को एट प्रेजेंट अगर CS में एंट्री चाहिए तो CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पता होता है कि इकोनॉमिक्स कौन सा सब्जेक्ट है, उसमें क्या पढ़ना होता है, लेकिन साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा आप लोगों को कि एक्चुअल में ये सब्जेक्ट है क्या और इसमें हमें पढ़ना क्या होता है, और थोड़ा सा ओवरव्यू डिमांड एंड सप्लाई तक पहुँचने से पहले, ताकि स्टूडेंट को समझ में आए कि एक्चुअल में हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट। राइट, आ जाइए जी। हाँ जी, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बेसिकली जो आपका ओल्ड CS फाउंडेशन हुआ करता था ना, उनमें ये टॉपिक्स थे। तो मुझे लगा कि आपको भी ये टॉपिक्स पढ़ाए जाने
चाहिए ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो सके। हाँ जी, इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब क्या है? आप लोगों ने इकोनॉमी के बारे में सुना होगा, तो बड़ी सिंपली कह सकते हो कि जी स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स। तो फिर मैं पूछूं जी इकोनॉमी का क्या मतलब है, राइट? इनिशियली जो ये इकोनॉमिक्स वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ था एक ग्रीक वर्ड से। MCQ नोट कीजिएगा, एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ था। कौन सा ग्रीक वर्ड? ओइकोनोमिकोस, ओइकोनोमिकोस, राइट? MCQ। अब जी ओइकोनोमिकोस का मतलब क्या होता था? कहता है जी ओइकोस का मतलब होता था हाउस, नोमोस का मतलब होता था मैनेजमेंट। तो इसका मतलब इनिशियली ये जो वर्ड है वो यूज किया जाता था फॉर हाउस मैनेजमेंट। हाउस मैनेजमेंट कहाँ से आ गया? देखिए ये जो मीनिंग है ना, ये अपने आप में ही इकोनॉमिक्स का स्कोप डिफाइन कर रहा है। एक घर में मान के चलिए 10 लोग रहते हैं, जिनमें से कमाने वाले 2 हैं और खाने वाले 8 हैं। 8 में से 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है जी, 2 पेरेंट्स हैं, 2 खुद हैं मियाँ बीबी, 2 बच्चे हैं। तो जी खाने वाले तो 8 और कमाने वाले सिर्फ 2, यही जनरली सिनेरियो होता है, राइट? इसका मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो तो है लिमिटेड। ध्यान से सुनिएगा, जो हमारी इनकम कह लीजिए, रिसोर्सेज कह लीजिए, या फिर मीन्स कह लीजिए, मीन्स ये क्या है? लिमिटेड। क्यों? क्योंकि कमाने वाले सिर्फ 2 है। लेकिन जो वॉन्ट्स हैं, जो नेसेसिटीज हैं, जो डिमांड्स हैं, वो क्या है? अनलिमिटेड। घर में हर इंसान को कुछ अलग खाना है, घर में हर इंसान को कुछ अलग पहनना है, घर में हर इंसान को लाइफ अलग तरीके से एंजॉय करनी है। सबकी अपनी अपनी डिमांड्स है, सबकी अपनी अपनी नेसेसिटीज है, सबकी अपनी अपनी वांट्स है, राइट? तो अल्टीमेटली हाउस मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि विद दीज लिमिटेड रिसोर्सेज, विद दीज लिमिटेड मीन्स, वी हैव टू सेटिस्फाई unlimited wants, unlimited desires, unlimited demands, राइट? तो इकोनॉमिक्स का यही मेन मोटिव है। अगर हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारी सोसाइटी में भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, मीन्स लिमिटेड है, राइट? उन मीन्स से कैसे सोसाइटी की डिजायर को, सोसाइटी की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई किया जाए, दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मीन्स मतलब रिसोर्सेज और दूसरा वॉन्ट्स। अब देखिए जो भी हमारे पास मीन्स है, जैसे हमने कहा जी ये तो हमारे पास लिमिटेड है, तो हर वॉन्ट को तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती, हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती। मान के चलिए मेरे पास 100 रुपये है, ठीक। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है इस 100 रुपये को मैं अपनी हेल्थ पे खर्च करूं या इस 100 रुपये को मैं अपने एंजॉयमेंट पे खर्च करूं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं चाहूं तो इससे हेल्दी फूड परचेज करूं, मैं चाहूं तो इससे जंक फूड परचेज करूं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं चाहूं तो इससे अल्कोहल परचेज करूं, मैं चाहूं तो इससे मिल्क परचेज करूं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, राइट? रुपये 100 ही है मेरे हाथ में, उसे यूटिलाइज कैसे करना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब रुपये तो 100 है, मीन्स हमारे पास लिमिटेड है, वॉन्ट्स हमारे पास अनलिमिटेड है। दिल तो चाहता है कि सब कुछ होना चाहिए, हेल्दी फूड भी मिलना चाहिए, मौज मस्ती भी मिलनी चाहिए, जंक फूड भी मिलना चाहिए, अच्छा सा बार भी होना चाहिए, 2-4 गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए, अच्छी अच्छी कार भी होनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या होना चाहिए होने को तो, लेकिन सब कुछ पॉसिबल नहीं है।
अब जी इस चीज को कैसे मैनेज करना है, दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हम कहेंगे इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है जी? इकोनॉमी का मतलब क्या है? कहता है जी कोई भी स्टेट है, कोई भी कंट्री है, कोई भी रीजन है, कोई भी एरिया है। कंट्री है, रीजन है, स्टेट है, एरिया है, कोई भी, वहां पर पोजीशन क्या है? किस चीज की पोजीशन? कहता है जी पोजीशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पोजीशन इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, तो उसे ही हम बोलते हैं इकोनॉमी। हम कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी उठ रही है या फिर इंडिया की इकोनॉमी गिर रही है। उठ रही है कब बोलते हैं? जब चारों तरफ खुशहाली हो, जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाए, जब एक आम आदमी भी अपने महंगे महंगे शौक पूरे कर सके, जब सबके हाथ में मोबाइल हो, इवन रिक्शा वाले के हाथ में भी मोबाइल हो, राइट। मतलब आज के टाइम में वो पोजीशन आ गई थी, ये जो चल रहा है पैंडेमिक, इसको अगर इससे पीछे देखे तो वो पोजीशन आ गई थी कि एक बार मैं एक रिक्शा पर बैठा था तो रिक्शा वाला फ़ोन पे पूछ रहा है कि हाँ भैया आज रेट क्या चल रहा है। मतलब फ़ोन पे वो शेयर मार्केट के शेयर्स का रेट पूछ रहा है रिक्शा वाला, राइट। तो इसका मतलब इकोनॉमी इज ग्रोइंग। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में प्रोडक्शन अच्छी है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी है, मौज हो रही है, चारों तरफ खुशहाली है, सबके पास भरपूर है, सप्लाई ऑफ मनी गुड है, तो इट मीन्स इकोनॉमी इज ग्रोइंग। तो इकोनॉमी है क्या? कहता है जी द पोजीशन, द स्टेट ऑफ अ कंट्री और रिलीजन और रीजन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द सप्लाई ऑफ मनी। केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, वो तो हमेशा रहेगा। के मीन्स आर लिमिटेड, wants are unlimited, so we have to carefully manage all the available resources. इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो हमारी इकोनॉमी में होता है? बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब एक चैनल बना हुआ है, चेन बनी हुई है, किस चीज़ की? डिमांड की, सप्लाई की, हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर through which the individuals in a society coordinates their diverse wants and desires, that is economy. An economy consists of economic system of a country. economic system आगे मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। तो जी इकोनॉमी क्लियर है क्या है? कहता है पोजीशन, द स्टेट ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ रीजन इन टर्म्स ऑफ डिमांड, सप्लाई, मनी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, राइट। इकोनॉमिक्स क्या हो गई? तो कहता है जी स्टडी ऑफ इकोनॉमी, द ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। इट इज अ सोशल साइंस। इट इज अ सोशल साइंस। तो मतलब आज की डेट में साइंस के इक्विवेलेंट, मतलब एग्जैक्ट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे पास थ्योरीज है जिनको सालों से आजमाया गया है। कोई प्रॉब्लम आती है तो उन थ्योरीज के बेसिस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, राइट। साइंस भी तो यही होता है ना, जहाँ हमारे पास थ्योरी होती है और उस थ्योरी के बेसिस पर ही एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो इवन इकोनॉमिक्स में भी आज के टाइम में हमारे पास थ्योरीज है कि चलिए कंट्री के अंदर ये हो रहा है, फिलहाल इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यार पहले जब ऐसी सिचुएशन आई थी तो उस केस में ऐसे ही हैंडल की गई थी, तो हमारे पास एक थ्योरी बन गई, राइट। तो बहुत सारी थ्योरीज है जिनके बेसिस पर सिचुएशंस को हैंडल की जाती है, लेकिन वो थ्योरी सोशल थ्योरी है, तो इसलिए इट इज़ अ सोशल साइंस। द स्टडी ऑफ वेज इन विच मैनकाइंड ऑर्गेनाइजेज इटसेल्फ टू टैकल द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगेन घुमा फिरा के बात वही है कि भैया सामान कम है, खाने वाले ज़्यादा हैं, तो जी सबको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे सेटिस्फाई किया जाए, किसको सेटिस्फाई किया जाए, किसको छोड़ा जाए, दैट इज इकोनॉमिक्स। द स्टडी ऑफ अल्टरनेट सिस्टम्स, जैसे मैंने ऊपर समझाया, 100 रुपये हैं, मेरी मर्जी, मैं उससे अल्कोहल खरीदूं या फिर मिल्क खरीदूं, सोसाइटी को डिसाइड करना है कि वो 100 रुपये कहाँ यूटिलाइज करने हैं। तो जी अल्टरनेटिव्स देखने हैं हमारे पास कि जी देखिए किन क्या क्या अल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं।
कैसे हमें एलोकेट करना है अपने अवेलेबल रिसोर्सेज बिटवीन कंपीटिंग एंड्स। कंपीटिंग एंड्स का मतलब दो कंपीटिंग इच्छाएं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अब दोनों चीज़ नहीं मिलेगी, इच्छा दोनों चीज़ों की है, दोनों चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन कौन सी ज़्यादा आपको चाहिए? सोसाइटी को ज़्यादा इच्छा किस चीज़ की है, मिल्क की या अल्कोहल की, हेल्दी फूड की या जंक फूड की, हेल्थ की या फिर एन्जॉयमेंट की? तो किस तरफ अपने रिसोर्सेज को हमें डाइवर्ट करना है, दैट इज इकोनॉमिक्स। हाँ जी, पॉइंट्स टू नोट। कहता है द प्राइमरी टास्क ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू स्टडी द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड बाय इट। हम समझ चुके हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिफर्स फ्रॉम इकोनॉमी टू इकोनॉमी, डेफिनेटली। देखिए, तीन तरह की इकोनॉमीज हो सकती है मेनली। एक होती है अंडर डेवलप्ड, एक होती है डेवलपिंग और एक होती है डेवलप्ड। राइट, आप लोगों ने सुना भी होगा इंडिया की इकोनॉमी डेवलपिंग है। राइट, हर इकोनॉमी की अपनी प्रॉब्लम्स होती है। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक वो लोग जिनके पास कुछ है ही नहीं, बेचारों के पास, राइट, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। अब उन्हें किस चीज की चिंता होगी? उन्हें किस चीज की चिंता होगी? पॉवर्टी की। उन्हें किस चीज की चिंता होगी? कहता है जी सोशल इनसिक्योरिटी की। कल को हमारे सर पे छत रहेगी नहीं रहेगी, कल को हमें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट, कल को अगर हम बीमार हो जाते हैं तो क्या मेडिसिन परचेज करने के लिए पैसे है या नहीं है, कल को हमें काम करने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, कल की दिहाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी। उन लोगों की दिक्कतें अलग है, उन लोगों की प्रॉब्लम्स अलग है। एक वो लोग जिनके पास करोड़ों रुपए हैं और वो रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं, कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। क्या उन लोगों को पॉवर्टी की चिंता होगी? उन लोगों को ये चिंता होगी कि हमें कल रोटी मिलनी है या नहीं मिलनी? उन लोगों को ये चिंता होगी कि कल हमें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा? उन लोगों को ये चिंता होगी कि कल हमारे सर पे छत रहेगी नहीं रहेगी? उनकी चिंताएं अलग होगी, उनकी प्रॉब्लम्स अलग होगी। शेयर मार्केट के ऊपर किस चीज़ का इफेक्ट आएगा, उस चीज़ की चिंता होगी। शेयर मार्केट के में शेयर्स के रेट नीचे जा रहे हैं, उस चीज़ की चिंता होगी। गोल्ड ऊपर जाएगा या सिल्वर ऊपर जाएगा, उस चीज़ की चिंता होगी, राइट। तो उनकी चिंताएं क्या होगी? उनकी चिंताएं होगी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कि मुझे भी मिलना चाहिए, मेरा भी हक है। एक गरीब आदमी बेचारा हक के बारे में नहीं, पेट के बारे में सोचेगा, ये लोग हक के बारे में सोचेंगे। एक इकोनॉमी जो कि पुअर है, वहां पर किसको कितना मिलना चाहिए ये बात तो तब आएगी जब कुछ होगा। पहले प्रोडक्शन कीजिए तभी तो कंजम्पशन का सवाल आता है। तो गरीब इकोनॉमी, पुअर इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स अलग है, जबकि डेवलपिंग या डेवलप्ड इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स अलग है, राइट। तो in simple economy human beings are mainly confronted with the problems of poverty and economic insecurity। कल को हमारे साथ जस्टिस होगा नहीं होगा, कल को हमारे सर पे छत होगी नहीं होगी, हमें कल को सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। इन लोगों को किस चीज़ की चिंता है? डेवलप्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ को, अमेरिका जैसी है या फिर जापान जैसे हैं। कहता है जी इनको तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इनको तो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। इनसिक्योरिटी और इनस्टेबिलिटी में फ़र्क है। एक बंदा इनसिक्योरिटी में जी रहा है, मेरे सर पे छत होगी नहीं होगी, सरकार जो बजट लेके आ रही है उसके अंदर मेरे जैसे गरीब के लिए कुछ होगा नहीं होगा। इनको तो भैया देखनी है हमारी फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल रहे, हमारी फाइनेंशियल मार्केट ना गिरे, हमारी प्रोडक्शन कंटिन्यूस रहे, हमारी जो लेबर है वो आती रहे। इनको चिंता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की, यार पड़ा तो बहुत है, हमें कितना मिलेगा, राइट। ये बेचारे सोच रहे हैं जो सिंपल इकोनॉमी है हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो डिफरेंट इकोनॉमीज डिफरेंट प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक वांट, कहता है जी दो तरह की वांट्स होती है, एक इकोनॉमिक वांट्स होती है, एक नॉन इकोनॉमिक वांट्स होती है। इकोनॉमिक वांट्स विच कैन बी सेटिस्फाइड बाय द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स इन द टर्म्स ऑफ मनी। जो इच्छा, जो डिज़ायर हमारी पैसों से फुलफिल हो सकती है उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक वांट। नॉन इकोनॉमिक वांट्स क्या होगी? परिवार चाहिए, दोस्त चाहिए, समाज में रिस्पेक्ट चाहिए,
पोजीशन चाहिए, वो सब क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक वांट्स, राइट। मंदिर का प्रधान मैं बन जाऊं, समाज का प्रधान मैं बन जाऊं, वो सब क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक वांट्स। लव मीन्स विच कैन बी सेटिस्फाइड बाय लव, बाय रिलेशंस, बाय रिस्पेक्ट्स, राइट। तो इकोनॉमिक्स इज अबाउट इकोनॉमिक वांट्स which can be satisfied by the consumption of goods or services in the terms of money। अब ये इकोनॉमिक वांट्स की दो बड़ी खासियत होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक वांट्स। सबसे पहली खासियत क्या है, कहता है जितना भी भर लो सेटिस्फैक्शन मिलती ही नहीं, और चाहिए, राइट। तो एक बार सेटिस्फाइड हो भी जाएंगे, दोबारा से हमारी इच्छाएं जाग जाएगी। आज की डेट में मैं चाहता हूँ यार मेरे पास 2 अच्छे अच्छे सूट होने चाहिए। जब वो 2 अच्छे अच्छे सूट बन जाएंगे, मेरे लेट से 20-20 हज़ार रुपये के सूट बनवा लिए मैंने अपने लिए, राइट। फिर लगेगा यार इस कलर का भी होना चाहिए, वो वाला स्टाइल नया लग रहा है, उस कलर का भी होना चाहिए। पहले दिमाग में था यार 1000-2000 रुपये तक के जूते मिल जाए मज़ा आ जाए, फिर लगेगा यार 5000 के जूते मिलने चाहिए, फिर लगेगा यार 10,000 वाले क्यों ना लूं, राइट। तो इवन इफ सेटिस्फाइड वॉन्ट्स हैव टेंडेंसी टू रीइमर्ज। तो ऐसा नहीं है कि एक बार सेटिस्फाइड हो गई तो हो गई, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, राइट। टाइम टू टाइम बार बार अंदर से डिजायर्स निकलती रहेगी। इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम वॉन्ट्स टेंड टू इंक्रीज इन नंबर एंड इन वैरायटी। जैसे मैंने कहा ना, आज 2 चाहिए, कल लगेगा 4 चाहिए, यार आज सिर्फ ये वैरायटी से काम चल रहा था, कल लगेगा यार और भी वैरायटीज चाहिए, राइट। लेकिन सारी वांट्स सेटिस्फाई नहीं की जा सकती। द मीन्स अवेलेबल फॉर द सेटिस्फैक्शन आर इनसफिशिएंट और लिमिटेड इन कंपैरिजन विद द वांट्स टू बी सेटिस्फाइड। This mismatch between the available resources and economic wants become a permanent problem। हमेशा मिसमैच रहेगा ही रहेगा, कितना भी हो किसी भी सोसाइटी में, फिर भी wants कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है, हाईली डेवलप्ड इकोनॉमीज है, वहाँ पर भी सेटिस्फैक्शन लेवल कभी अचीव नहीं हुआ। इंसान मरता मरता, मतलब उसे पता है कि यार मैं बिल्कुल डेथ बेड पे लेटा हुआ हूँ, किसी भी सेकंड मर सकता हूँ, फिर भी उसके दिमाग में क्या चलता है, यार उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखियो, उस बैंक में पैसे पड़े हैं वो देख लेना एक बार, लॉकर में सोना पड़ा हुआ था, बता देता हूँ एक बार मैं सब कुछ। बस तेरे मरने के बाद दुनिया में क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है, सोने क्या हो रहा है, तुझे पता चलने वाला है। लेकिन फिर भी इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। दिस इज अ परमानेंट प्रॉब्लम जिसको हम इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं दिस इज अ परमानेंट प्रॉब्लम, तो एक चीज आपको समझ में आ रही है, दैट इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम कैन नेवर बी सॉल्व्ड। इन इकोनॉमिक्स वी कांट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, वी कैन ओनली रिजॉल्व प्रॉब्लम। परमानेंट सोल्यूशन तो है ही नहीं किसी चीज का। फॉर द टाइम बिंग वी कैन रिजोल्व द प्रॉब्लम, बट वी कैनॉट सोल्व प्रॉब्लम परमानेंटली। क्यों? क्योंकि मिसमैच हमेशा रहेगा, दोबारा से प्रॉब्लम्स इमर्ज होगी। एक चीज को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, दूसरी को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो पहली खड़ी हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम सोच रहे हैं जी अपनी इकोनॉमी को डेवलप करें, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादा अर्निंग होगी पर पर्सन, ज़्यादा परचेजिंग पावर होगी लोगों के पास, तो जो उसके लिए हम लोग काम करना शुरू करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज़ करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों को बहुत सारे पैसे मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, लोग बहुत सारा पैसा खर्चते हैं। जब बहुत सारा पैसा खर्चते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो डिमांड भी मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। जिस चीज़ के लिए कभी कोई 100 रुपये देने के लिए तैयार नहीं था, आज 1000 रुपये भी देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पैसा है। तो भैया इस वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट सोचती है थोड़ा सा पैसा मार्केट से निकाल लिया जाए, तो गवर्नमेंट लोन कम देना शुरू कर देगी। लोन कम मिलने की वजह से लोग कम, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इफेक्ट आएगा,
लोगों की एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। मतलब जिस चीज़ को सुधारने के लिए चले थे उससे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम होगी, इन्फ्लेशन को सुधारने के लिए चले तो दोबारा फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉब्लम होगी। तो कभी यहाँ से चलेगी प्रॉब्लम्स, कभी यहाँ से चलेगी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स हमेशा खड़ी रहेगी इकोनॉमिक्स के अंदर। सो फॉर द टाइम बिंग वी हैव टू एनालाइज व्हाट टू रिजॉल्व, वी कांट सॉल्व एवरीथिंग इन इकोनॉमिक्स। हाँ जी, एज अ रिजल्ट एवरी सोसाइटी एंड इट्स कंपोनेंट इकोनॉमिक यूनिट्स अडॉप्ट टू फोल्ड कोर्स ऑफ एक्शन। क्या सबसे पहले तो जो भी रिसोर्सेज है उसको इंक्रीज करने की कोशिश की जाए, टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बाय देयर ओन एफर्ट्स, राइट। दूसरी चीज, जितना भी हाथ में है, राइट, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, जो भी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। भाई कोशिश ये रहती है कि रिसोर्सेज को इंक्रीज करने की कोशिश की जाए, साथ में जो भी हाथ में उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश की जाए। दिस कैन बी डन बाय मेकिंग बेस्ट एलोकेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज इन अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, अल्टरनेटिव यूजेस मीन सेटिस्फैक्शन ऑफ मोस्ट प्रेसिंग वांट्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ लेस प्रेसिंग वांट्स। जो सबसे बड़ी डिज़ायर है, सबसे बड़ी इच्छा है, सबसे प्रेसिंग वांट है, पहले वो सेटिस्फाई किया जाए, बाद में अगर रिसोर्सेज बचेंगे तो लेस प्रेसिंग वांट्स को सेटिस्फाई किया जाएगा। अकॉर्डिंगली द सोसाइटी क्रिएट्स अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, दोज ऑफ मनी एंड क्रेडिट मार्केट्स, जैसे फाइनेंशियल मार्केट है हमारे पास, शेयर मार्केट है हमारे पास, a system of sale and purchase, system of facilities relating to production, transportation, storage to arrive close to the solutions. So we always try to arrive close to the solutions, we never arrive at any solution anytime. हाँ जी, what to study in economics, I think आपको क्लियर है। इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन ऑल एस्पेक्ट्स, स्ट्रक्चर, वर्किंग, परफॉर्मेंस, प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इंक्लूड्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमी लाइक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म क्या होती है? कैपिटलिज्म जहां सिर्फ पैसा बोलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, राइट, जहां गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं सुनता गरीब के बारे में। अगर किसी के पास पैसा नहीं है इलाज करवाने के लिए तो भैया प्राइवेट हॉस्पिटल मना कर देगा उसका इलाज करने से। दैट इज कैपिटलिज्म। मतलब जहां सिर्फ एक ही मेन मोटिव होता है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सोशलिज्म ये कौन सी इकोनॉमी होती है? कहता है जहां सोसाइटी के बारे में सोचा जाता है, पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है, जहां गरीबों के बारे में भी सोचा जाता है। अगर किसी गरीब के पास इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट उसका खर्चा बियर करती है। दैट इज सोशलिज्म। ना किसी को बहुत ज़्यादा दिया जाता, ना किसी को बहुत कम दिया जाता। तो जी कैपिटलिज्म के अंदर एक इंडिविजुअल अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता है, खुद की एंटिटी क्रिएट कर सकता है, बिजनेस क्रिएट कर सकता है, खुद का जितना मर्जी चाहे कमा सकता है और वो सारा पैसा उसका होगा। उस पैसे पे किसी और का हक नहीं है, चाहे सामने वाले को जितनी भी जरूरत हो। सोशलिज्म के अंदर कहता है जी सब कुछ गवर्नमेंट का, आप तो गवर्नमेंट के मुलाजिम हो, चाहे आप कितने भी बड़े आदमी हो, आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हो और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि भैया किसके पास कितना जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द पर्सन, क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन, सिचुएशन ऑफ द पर्सन। ठीक। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि इंडिया की है, इंडिया की कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया की है, एमसीक्यू। ठीक है, जहां पर कैपिटलिज्म भी है, मैं चाहूं तो अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता हूं, जितना मर्जी ग्रो कर सकता हूं, जितना मर्जी अर्न कर सकता हूं, और साथ में कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में भी है, सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में भी है, जहां पर वो लोग सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजंस लेते हैं। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जहां पर वो लोग सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेते हैं। इसका मतलब एक प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल का सबसे पहला मोटिव क्या होगा? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। दैट प्राइवेट हॉस्पिटल इज लीस्ट कंसर्न अबाउट द पेशेंट, अबाउट द फैमिली ऑफ द पेशेंट। जितना खींच सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल उतना पैसा खींचने की कोशिश करेगा, राइट।
कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले की देने की हैसियत है या नहीं है, जब तक खींचने की कोशिश करेगा जब तक सामने वाला दे सकता है, और जब लगेगा यार इसकी लिमिट एग्जॉस्ट हो गई है तो कहेगा अब आप ठीक हो, अब आप घर जा सकते हो, अब आप ठीक हो, अब आप घर जा सकते हो, राइट। तो दिस इज कैपिटलिज्म। हाँ जी, इकोनॉमिक डिसीजंस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशंस बाय द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, जैसे कि मैं हूँ, हाउस होल्ड्स, बिजनेस यूनिट्स, इंडिविजुअल यूनिट्स, वो जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है पूरी इकोनॉमी पर। ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स, जैसे कि एक इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, राइट, जहाँ पर एक ही टाइप की बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी होती है, स्टील की या कपड़ों की, टेक्सटाइल की, तो हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक अथॉरिटीज़। तो इनके बीच में क्या डिसीजंस होते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, एक का दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट इज इकोनॉमिक्स। यही पढ़ना होता है हमें, राइट। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक यूनिट एंड देयर ग्रुप्स, परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, देयर ग्रुप्स एंड द इकोनॉमी ऑफ कंट्री एज अ होल। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, कि अमेरिका में कुछ हुआ उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, रशिया में कुछ हुआ, चाइना में कुछ हुआ तो इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, राइट। तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज, तो ये सब चीजें हम लोगों को क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। अब देखिए, कुल मिलाकर अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो मेन चीज क्या है, कहता है जी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। घुमा के फिरा के सारी बात कहाँ पहुंचती है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यही मेन मोटिव है। या मैं कहूं कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ, कि जी हमारे पास मीन्स लिमिटेड है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, तो उन लिमिटेड मीन्स को यूज करते हुए कैसे हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर सकते हैं, दिस इज इकोनॉमिक्स। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। भाई अगर हम बात करें कंज्यूमर्स की और सप्लायर्स की, तो कंज्यूमर्स के लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्या है, कहता है जी मिनिमम प्राइस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दिस इज कंज्यूमर। और यहाँ पर भाई साहब कह रहे हैं जी मैक्सिमम प्रॉफिट, दिस इज सप्लायर, राइट। तो डिमांड एंड सप्लाई, द मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। अल्टीमेटली घुमा फिरा कर पहुंचना तो यहीं पर है। मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म का मतलब क्या है, कहता है जी जहां पर मार्केट फोर्सेस आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगी और मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेगी। हाँ भैया डिमांड कितनी चल रही है, हाँ भैया सप्लाई कितनी चल रही है, तो उसके बेसिस पर एक पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी कि यहाँ पर जाकर डिमांड भी सेटिस्फाई हो रही है, सप्लाई भी सेटिस्फाई हो रही है, इस पॉइंट पर जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई पॉसिबल है, तो जी सप्लायर्स भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, डिमांड भी सेटिस्फाई हो जाएगी। दिस इज मार्केट मैकेनिज्म, मींस डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, मींस नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, राइट। दिस इज मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है जी। तो आई थिंक आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। कहता है जी अल्टीमेटली मार्केट है क्या, प्रोडक्ट एंड प्राइस। सप्लायर का बिहेवियर सप्लाई डिटरमाइन करेगा, कंज्यूमर का बिहेवियर डिमांड डिटरमाइन करेगा। व्हाट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एंड फॉर हाउ मच, इस चीज को दिमाग में रखते हुए सप्लायर का बिहेवियर होगा। सप्लायर का मेन मोटिव मैक्सिमम प्रॉफिट, बायर का मेन मोटिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर मिनिमम प्राइस, और जहां ये दोनों मिल जाएंगे दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ द मार्केट, स्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट, राइट। सबसे पहले यूटिलिटी का कंसेप्ट समझते हैं। ये यूटिलिटी का कंसेप्ट भी आपकी जो रेफरेंस बुक है उसमें नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट डिमांड एंड सप्लाई से स्टार्ट किया हुआ है उसके अंदर, तो लेकिन यूटिलिटी को समझना जरूरी है डिमांड एंड सप्लाई को समझने के लिए। यूटिलिटी का मतलब क्या है, कहता है जी एक्सपेक्टेड कैपेसिटी टू सेटिस्फाई वांट, एक्सपेक्टेड कैपेसिटी टू सेटिस्फाई वांट,
मतलब एग्जैक्ट या एक्चुअल सेटिस्फेक्शन की बात नहीं कर रहे हम। मान के चलिए कि मैं 1 kg ऑरेंजेस परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं ऑरेंजेस परचेज कर रहा हूँ, अभी तो मैं परचेज कर रहा हूँ ना, तो मुझे सेटिस्फेक्शन अभी तो नहीं मिलेगी। जब मैं ऑरेंजेस को कंज्यूम करूँगा तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब जो बेचने वाला है, सेलर है, वो कह रहा है जी 80 रुपीज़ पर केजी, मतलब 1 kg के लिए मुझे कितना पे करना है, 80 रुपीज़। अब मेरा माइंड कहेगा कि एक्चुअल में 80 रुपये कीमत है इन ऑरेंजेस की, ठीक। अगर मुझे लगेगा, मेरे माइंड को लगेगा कि यार हो सकता है यार 80 रुपये लायक लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं, तो मैं परचेज करूँगा। अभी एक्चुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है मुझे। वो अलग बात है कि जब मैंने परचेज किया तब मुझे लग रहा था कि हाँ इतनी कीमत है, लेकिन जब मैं घर लाके खाना शुरू किया मैंने, तो पता चला यार ये तो बिल्कुल ही बेकार है, सूखे पड़े हैं, इनके लिए तो 50 रुपये भी ज़्यादा थे। तो इसका मतलब जिस बेसिस पर मैंने परचेज किया, दैट इज यूटिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट इन माई माइंड, विच मे डिफर फ्रॉम द एक्चुअल सेटिस्फैक्शन which I will get after consumption of the product, right? तो पहली चीज तो दिमाग में ये रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, that utility is not the actual satisfaction, it is only the expected satisfaction। अब जी ये ना एक बहुत ही थियोरटिकल कंसेप्ट है यूटिलिटी। थियोरटिकल का क्या मतलब है? कहता है जी इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यूटिलिटी मेरे लिए डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट हो सकती है। अभी मेरा मैंगो खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो हो सकता है कि मैं 150 रुपये केजी भी उस मैंगो को परचेज कर लूँ। कल हो सकता है कि मैं 100 रुपये पर केजी पर भी मैंगो को परचेज करने के लिए रेडी ना हूँ, क्योंकि कल मेरा मन नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूटिलिटी की बात करें तो इट डिफर्स time to time, it differs place to place, it differs situation to situation, right? Directly related to the satisfaction but not the actual satisfaction, different intensity रहती है यूटिलिटी की हमेशा at different time in different situation, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे फ्रूट्स खाना पसंद नहीं है, तब मेरे लिए फ्रूट्स की यूटिलिटी कुछ और होगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा बेटा फ्रूट्स जरूर खाने हैं, हर रोज 1 किलो, तब फ्रूट्स की यूटिलिटी मेरे लिए डिफरेंट होगी, ठीक है जी। रिसोर्सेज आर स्केयर, ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, सो कस्टमर्स हैव टू चूज फ्रॉम द अल्टरनेट्स। पैसे 100 रुपये हैं, उसके संतरे लेने हैं, सेब लेने हैं, अनार लेने हैं, वो मुझे चूज करना है। मैं कैसे चूज करूँगा? जिस चीज़ की यूटिलिटी मेरी नज़रों में ज़्यादा होगी उस चीज़ के लिए मैं पैसे खर्च करना पसंद करूँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी सामने वाला रेट बोल रहा है, 3 मेरे पास अल्टरनेट है, सामने वाला जो रेट बोल रहा है, जो वो बोल रहा है क्या उस चीज़ की उतनी यूटिलिटी है? पहली चीज़ तो कि सेब अनार संतरे में से किस चीज़ की ज़्यादा यूटिलिटी है मेरी नज़रों में। दूसरी चीज़, जो भी वो सेब की प्राइस बोल रहा है, अनार के बोल रहा है प्राइस, संतरे के प्राइस बोल रहा है, क्या उतनी यूटिलिटी है मेरी नज़रों में उनकी? अगर है तभी तो परचेज करूँगा। मुझे लगेगा यार 100 रुपये केजी से ऊपर का मतलब ही नहीं बनता। जैसे कई बार हम लोग सब्जी लेने जाते हैं, राइट, और ब्रोकली काफ़ी कई बार महंगी होती है, जब आउट ऑफ सीजन हम परचेज करते हैं तो पता चलता है कितनी 40 रुपये पर 250 ग्राम पाइया। अब जिससे हम लोग लेते हैं उसे पता है कि आई लाइक टू ईट ब्रोकली, मतलब मैं परचेज करता हूँ रेगुलरली ब्रोकली, हेल्दी फूड मैं परचेज करता हूँ। वो कहता है ले लो बाबूजी। मैं कहता यार ठीक है, यूटिलिटी है मेरी नज़रों में ब्रोकली की, बट 40 रुपये की पाइया 250 ग्राम्स, इतनी यूटिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब मैं उसे परचेज नहीं करूँगा। बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। तो कंज्यूमर बायज ओनली दैट प्रोडक्ट विच गिव्स हिम सेटिस्फैक्शन, मीन्स विच हैज़ यूटिलिटी फॉर हिम। हाँ जी, यूटिलिटी कहता है जी इट इज़ अ सब्जेक्टिव मैटर। सब्जेक्टिव मैटर का मतलब क्या होता है? कहता है डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन के लिए सिगरेट की यूटिलिटी ज़्यादा है,
जबकि दूसरे पर्सन के लिए हेल्थ की यूटिलिटी ज़्यादा है। एक पर्सन के लिए अल्कोहल की यूटिलिटी ज़्यादा है, दूसरे के लिए मिल्क की यूटिलिटी ज़्यादा है। एक पर्सन के लिए अपनी मौज मस्ती की यूटिलिटी ज़्यादा है, दूसरे के लिए परिवार की हेल्थ की यूटिलिटी ज़्यादा है, राइट। तो इट इज़ अ सब्जेक्टिव मैटर, डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। इवन फॉर द सेम पर्सन इट डिपेंड्स अपॉन, इट मे टोटली डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द यूजफुलनेस ऑफ गुड्स। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कंसेप्ट समझिए कि इट इज़ अ सब्जेक्टिव मैटर, राइट, जो कि चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। इवन फॉर द सेम पर्सन चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है किसी भी चीज़ की यूटिलिटी। दूसरी चीज़, इसका यूजफुलनेस ऑफ गुड्स से कोई लेना देना नहीं है। अब जिसको पीने की आदत है उसके लिए अल्कोहल से ज़्यादा यूज़फुल चीज़ क्या हो सकती है उसकी नज़रों में, चाहे वो एक्चुअल में यूज़फुल हो या ना हो, लेकिन उसकी नज़रों में तो यूटिलिटी है ना अल्कोहल की, तभी तो वो इतने पैसे खर्च कर रहा है अल्कोहल के ऊपर। जिसको स्मोकिंग की आदत है उसके लिए सिगरेट की यूटिलिटी है, तभी तो वो स्मोकिंग के लिए पैसे खर्च कर रहा है। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द यूजफुलनेस ऑफ गुड्स, वेरी विद द इंटेंसिटी ऑफ वांट, किस वक्त किस चीज़ की कितनी डिज़ायर है उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ की हमारी नज़रों में यूटिलिटी है। इन इकोनॉमिक्स वी आर नाइदर कंसर्न, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहता है इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, धर्म शास्त्र नहीं पढ़ रहे, ये अच्छा है ये बुरा है ये सही है ये गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ना है, हाउ टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन। कहता है भैया अगर सामने वाले को सिगरेट पीने में सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वो सिगरेट के लिए पैसे देने को तैयार है, तो सिगरेट प्रोड्यूस करो ना। आप क्यों इस चीज़ पर अड़े पड़े हो कि नहीं भैया सिगरेट प्रोड्यूस नहीं करनी, बिकॉज इट इज़ हजार्डियस टू हेल्थ। क्यों अड़े पड़े हो इस चीज़ पे? कहता है आपका काम नहीं है, ये सामने वाले को जज करने दो उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपका काम क्या है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सो इन इकोनॉमिक्स वी आर नाइदर कंसर्न विद द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द यूटिलिटी, क्या सही है क्या गलत है। नॉर्मेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू नॉर्म्स, रिलेटेड टू नॉर्म्स, तो क्या सही है क्या गलत है उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। नॉर विद द वेल बीइंग ऑफ द कंज्यूमर, हमें नहीं मतलब सामने वाले का अच्छा होगा बुरा होगा क्या नहीं होगा। अगर सामने वाले को ज़रूरत है, वो पैसे देने को तैयार है, उसकी नज़रों में यूटिलिटी है, तो प्रोड्यूस करो, दैट्स ऑल। वी आर ओनली कंसर्न विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर, राइट। तो जी कंज्यूमर कोई भी चीज़ कब परचेज करेगा? कहता है जब कंज्यूमर के नज़रों में उस चीज़ की यूटिलिटी उस चीज़ के प्राइस से ज़्यादा होगी। अगर 10 रुपये देने पड़ रहे हैं लेकिन नज़रों में उसकी कीमत 12 रुपये है, यार 12 भी मांगता तो 12 भी दे देता, नज़रों में कीमत 12 रुपये है और 10 रुपये देने पड़ रहे हैं तो भाग के लेगा कंज्यूमर। लेकिन अगर 10 रुपये देने पड़ रहे हैं लेकिन यूटिलिटी सिर्फ 8 रुपये की है, तो क्या कंज्यूमर लेगा? द आंसर इज नो। कहता है वो तो कंज्यूम करने के बाद पता चलेगा कि यूजफुल था नहीं था, एक्चुअल सेटिस्फैक्शन कितनी मिली नहीं मिली, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर बाय करने के लिए तो पहले कंज्यूमर यूटिलिटी देखेगा, भैया उसकी नज़रों में इसकी कितनी यूटिलिटी है। ठीक है जी, तो आई होप एक बेस तो आपका तैयार हो गया। यहां से आपका जो बुक का कंटेंट है वो स्टार्ट होता है लॉ ऑफ डिमांड। चलिए जी नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द लॉ ऑफ डिमांड। आपकी बुक को भी साथ लेके चलेंगे और जो मेरे नोट्स है, क्योंकि मैं डायग्राम्स वगैरह चार्ट्स वगैरह बनाऊंगा तो उससे आपको समझने में याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो क्लास मैं 40 मिनट से लंबी नहीं करूँगा क्योंकि बच्चा 40 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूसली क्लास देख ही नहीं पाता, तो अल्टीमेटली जो बाकी का पार्ट है 10 मिनट 15 मिनट जितना रह जाता है वो दोबारा भी नहीं देखता। तो इसलिए मैं 40 मिनट्स तक की ही क्लास रखूँगा ताकि बच्चा एटलीस्ट उसे पूरी देखे। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद योर लॉ ऑफ डिमांड। टेक केयर।